मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत की कथा। आज अपने इस वीडियो में हम लोग पद्मावत के 57 खंड यानी 57 खंडों को किस प्रकार से बांटा गया है इसको समझेंगे। नमस्कार, मैं नेहा भारद्वाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो खंड है इसको देखेंगे तो इसमें हमारा है स्तुति खंड। स्तुति खंड, इसमें प्रथम खंड का आरंभ जो है जैसी ने जगत के रचनाकार ईश्वर की रचना से किया है। इसके बाद इन्होंने पैगंबर मोहम्मद और उनके 4 मित्र जो हैं, उनके खलीफाओं हैं, उनका वर्णन किया गया है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि तत्कालीन शासक शेरशाह के रूप गुण इसका वर्णन करते हुए अपने गुरु परंपरा का भी चित्रण किया है। कवि ने अपना जीवन वृत्त बतलाते हुए अपने 4 मित्रों का उल्लेख किया है और कृति की रचना स्थल और काल के साथ साथ पद्मावत की कथा का सारांश भी प्रस्तुत किया है। दूसरा खंड जो है इसमें है सिंघल द्वीप वर्णन खंड है। इस खंड में सिंघल द्वीप पद्मावती की जन्म स्थली को 7 द्वीपों में सर्वश्रेष्ठ बतलाते हुए वहां की नारियों का वर्णन पद्मिनी जाति की नारियों के रूप में किया है। सिंघल द्वीप का शासक जो है गंधर्व सेन है, जिसका वैभव स्वर्ग के समान बतलाया गया है। तीसरा खंड कौन सा है? जन्म खंड। इस खंड में गंधर्व सेन की रानी चंपावती के गर्भ से पद्मावती के जन्म के लेने की कथा है। इस सुंदरी कन्या का नाम पद्मावती रखा जाता है और बताया गया है कि 12 वर्षीय पद्मावती के साथ एक चतुर तोता रहता था जिसका नाम हीरामन था। वह तोते के साथ धर्म की बातें करती थी, साथ ही जीवन के प्रश्नों पर चर्चा भी करती थी। पद्मावती युवती हो चुकी थी, लेकिन गंधर्व सेन ने उसका विवाह नहीं किया क्योंकि वह अपने बराबर किसी को भी नहीं मानता था। पद्मावती अपना विवाह ना होने की पीड़ा हीरामन से कहती थी, जिससे राजा को क्या पता चला कि और उसने क्या गलत समझ लिया कि हीरामन तोता पद्मावती को इस प्रकार की अनुचित बातें सिखा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि राजा जो है हीरामन तोते को मारने की आज्ञा दे दी। पद्मावती उसे छिपा लेती है और हीरामन बच जाता है, लेकिन वो बेचैनी महसूस करता है और कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन पद्मावती के आग्रह के कारण वो वहाँ से नहीं जा पाया। इसके बाद चौथा खंड है मानसरोदक खंड। तो एक बार पूर्णमासी के समय पर पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने के लिए गई। पद्मावती देखने में बहुत ही सुंदर थी और उनकी ऐसी सुंदरता थी, उनके सौंदर्य को देख करके सरोवर भी मोहित हो गया। पद्मावती को साक्षी बनाकर सखियां जल में एक खेल खेलने लगी, जिसकी शर्त यह थी कि जो भी इस खेल में हार जाएगी वो अपने गले का हार उतार करके इस जल में डाल देगी। एक सखी हार जाती है और अपना हार खो बैठती है और रोने लगती है। तब सहेलियों ने डुबकियां लगाकर हार को खोजने का प्रयास किया। अंत में पद्मावती के चरण स्पर्श होते ही स्वयं को धन्य मानते हुए सरोवर ने हार ऊपर तैरा दिया, जिसे लेकर सभी प्रसन्न हो गई। इसके बाद है सुआखंड। सुआखंड में था कि पद्मावती अपनी सखियों के साथ उछल कूद में लगी हुई थी कि मौके का फायदा उठाकर हीरामन तोता जो है वहां से उड़ गया। वन के पक्षियों ने हीरामन का स्वागत सत्कार किया। कुछ दिनों तक तो वह वन पक्षियों के साथ आनंद पूर्वक रहा, लेकिन बाद में वह बहेलियों के द्वारा पकड़ लिया गया। रत्नसेन जन्म खंड इसके बाद है। इस खंड में रचना के नाय रत्नसेन का चित्तौड़गढ़ के चित्रसेन नामक राजा के यहाँ जन्म लेना दिखलाया गया है। पंडितों और ज्योतिषियों ने उनके भविष्य के संबंध में बतलाया कि यह बड़ा ही प्रतापी राजा बनेगा, और उन्होंने यह भी बतलाया कि रत्नसेन योगी बन करके सिंघल द्वीप जाएगा और वहां से पद्मावती से विवाह करके चित्तौड़ वापस लेके आएगा। यह ऐश्वर्य में राजा भोज की तरह और विक्रमादित्य के समान होगा, उसके समकक्ष होगा। इसके बाद हमारा है बंजारा खंड। तो इसमें चित्तौड़गढ़ का एक बंजारा व्यापार के लिए सिंघल द्वीप जाते हुए दिखाया गया है। इसमें देखा गया है कि उसके साथ एक गरीब ब्राह्मण भी वहाँ पे गया है। वह किसी से थोड़ा सा कर्ज लेकर के गया था वहाँ पे, लेकिन वह सिंघल द्वीप के हाट में से कुछ भी नहीं खरीद सका था। तभी वहाँ पर वो बहेलिया जो है वो हीरामन को लेकर के आया था और ब्राह्मण ने हीरामन को ही खरीद लिया। इस समय तक रत्नसेन चित्तौड़ का राजा बन चुका था। जब उसे पता चला कि सिंघल द्वीप में आए व्यापारी कई बहुमूल्य वस्तुओं के साथ एक गुणी तोता भी लेके आए हैं, तो उसने तोता को अपने यहाँ मंगवा लिया। हीरामन से परिचय पूछने पर उसने उत्तर क्या दिया
कि मैं वेदज्ञ पंडित हूँ और तुम्हें पद्मावती से मिलवा दूंगा। यह सुनकर राजा ने हीरामन को खरीद लिया। इसके बाद हमारा है नागमती सुआ खंड। हीरामन जो है उसको राजमहल में रहते हुए कुछ दिन ही हुए थे कि एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया और रत्नसेन की पत्नी जो है नागमती वो अत्यंत ही रूपवती थी और उसने श्रृंगार किया और अपने आप को, अपने सौंदर्य को दर्पण में देखते हुए और हीरामन से गर्व करके हीरामन से क्या पूछती है, तुमने सिंघल द्वीप या कई जगहों पर अनेक स्थानों पर स्त्रियां देखी है, तुम ही बताओ क्या सिंघल द्वीप में कोई नारी मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। पद्मावती के सौंदर्य को याद करते हुए हीरामन ने सोचा कि जिस सरोवर में हंस नहीं आता वहाँ लोग बगुले को ही हंस समझते हैं। उसने उत्तर दिया कि वैसे तो उसी स्त्री को सुंदर समझना चाहिए जिसे उसका प्रिय जो प्रेम करता हो, लेकिन जहाँ तक शारीरिक सुंदरता का प्रश्न है तुम सिंघल द्वीप की रानियों की बराबरी नहीं कर सकती हो। नागमती को चिंता हो गई कि यदि इस तोते ने यह बात मेरे पति से कर दी तो वह मुझे छोड़कर सिंघल द्वीप चले जाएंगे। तो उसने दासी को उस तोते को मारने का आदेश दे दिया। दासी को राजा का भय था, इसलिए उसने क्या किया, उसने तोते को मारने के बजाय छिपा दिया। राजा के आने पर तोते की खोज की गई। नागमती ने तोते को मारने का कारण बतलाया तो राजा को अधिक विक्षोभ हुआ। इस पर क्या हुआ कि एक उपयुक्त अवसर पाकर दासी ने तोते को सौंप दिया राजा को ला करके। इसके बाद है राजा सुआ संवाद खंड। इसमें रत्नसेन के पूछने पर हीरामन ने बता दिया कि मैं सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती का तोता हूँ। सिंघल द्वीप अपने आप में ही बहुत श्रेष्ठ है और पद्मावती का सौंदर्य तो अतुलनीय है। यह सुनकर राजा के हृदय में पद्मावती के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया और तोते के मना करने पर भी वह प्रेम मार्ग का अनुयायी बन गया। इसके बाद है नखशिख खंड है। इस खंड में हीरामन जो है तोते के द्वारा राजा रत्नसेन के समक्ष पद्मावती के नखशिख श्रृंगार का वर्णन परंपरा के अनुसार करवाया गया है। इसके बाद खंड है प्रेम खंड। तो पद्मावती के नखशिख वर्णन को सुनकर रत्नसेन जो है वो मूर्छित हो जाता है। होश आने पर वह रोने लगा, मैं तो अमरपुर में पहुंच गया था और पुनः कहाँ आ गया हूँ। हीरामन तोते ने उसे समझाया कि राज्य के वैभव सुख को भोगने वाले जो हैं तुम जैसे व्यक्ति प्रेम के कठिन मार्ग के यात्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो कठोर त्याग, प्रतिबद्धता और साधना जरूरी है। प्रेम व्याकुल राजा के मन में यह बात समा गई कि प्रेम मार्ग पर चलने के लिए मुझे राष्ट्रीय सुख जो है उसको त्याग करना पड़ेगा। इसके बाद का जो खंड है जोगी खंड है। तो पद्मावती की उपलब्धि के लिए रत्नसेन ने राज्य को छोड़ करके योगियों जैसा वेश धारण कर लिया और यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। ज्योतिषियों ने उन्हें समझाया कि यह अभी यात्रा का शुभ मुहूर्त नहीं है, लेकिन रत्नसेन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रेम के मार्ग पर चलने वाला कभी भी शुभ मुहूर्त नहीं देखता है। रत्नसेन की माता और पत्नी नागमती ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन किंतु उनका प्रयत्न विफल रहा। उसके साथ 1600 अन्य युवक भी जो है सिंघल द्वीप की ओर चल दिए। इसके बाद का खंड है राजा गणपति संवाद खंड है। इसके बाद तो 1 महीने तक निरंतर यात्रा करने के बाद रत्नसेन समुद्र तट पर पहुंच गया था और राजा गणपति ने रत्नसेन के आने का समाचार सुना तो उससे मिलने के लिए वहां गया और रत्नसेन का खूब स्वागत और सत्कार किया। रत्नसेन जब गणपति से समुद्र पार करने के लिए नावें मांगी तो उसने क्या कहा, रत्नसेन को समुद्र के मार्ग की कठिनाइयों को बतलाते हुए सिंघल द्वीप ना जाने का सुझाव दिया। रत्नसेन का क्या उत्तर था कि प्रेम मार्ग का यात्री जो है वो इस प्रकार के विघ्नों की चिंता नहीं किया करते हैं। इसके बाद खंड है बोहित खंड है। इसमें राजा रत्नसेन जो है उसको सिंघल द्वीप जाने के लिए उसको देखते हुए गणपति जो है वो नावें दी गई उसको और रत्नसेन अपने साथी युवकों के साथ यात्रा पर चल पड़े। इसके बाद का खंड है सात समुद्र खंड। ठीक है, इसमें राजा रत्नसेन प्रेम मार्ग पर दृढ़ था, जिसके परिणाम स्वरूप वह 4 समुद्र, क्षीर समुद्र, उदती समुद्र और सुरा समुद्र और इसके बाद किलकिला समुद्र को साहस पूर्वक पार करते हुए 7वें समुद्र मानसर में आ पहुंचा। यहाँ आकर रत्नसेन सहित सभी यात्रियों को असीम आनंद का अनुभव प्राप्त हुआ। इसके बाद का जो खंड है सिंघल द्वीप खंड है।
ठीक है। तो सिंघल द्वीप में पहुंचने के बाद उसके बाद वहाँ की जो सुंदरता और वहाँ का जो सुंदर वातावरण को देखते हुए राजा ने हीरामन से पूछा कि हे गुरु सुगे, तुम ये बतलाओ ये कि हम कौन से सुंदर स्थान पे आ गए हैं। इस पर हीरामन ने राजा को सिंघल द्वीप के विषय में बतलाया। उसने राजा को बतलाया कि माघ मास की पंचमी को पद्मावती शिव मंदिर में पूजा करने के लिए आएगी, तब तुम उसको देख सकते हो। राजा को शिव मंदिर के समीप छोड़कर हीरामन जो है वो पद्मावती से मिलने चला गया। इसके बाद है मंडप गमन खंड। इसमें रत्नसेन के हृदय में पद्मावती के लिए एक विरह भाव उत्पन्न हो जाता है। वह अपने साथी नवयुवकों के साथ शिव मंडप में पहुंच करके पूजा करता है। तभी मंदिर में से एक आवाज आती है कि मनुष्य प्रेम द्वारा ही बैकुंठ या स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद रत्नसेन वहीं बैठकर पद्मावती के नाम का बार बार जाप करने लगता है। इसके बाद का खंड है पद्मावती वियोग खंड। रत्नसेन के प्रेम के प्रभाव स्वरूप पद्मावती का हृदय जो है वो विचलित होने लगा और उसे अज्ञात प्रेम के भाव से ही विरह की प्रगाढ़ अनुभूति होने लग गई। इसके बाद का जो खंड है पद्मावती सुवा भेंट खंड। ठीक है। तो इसमें पद्मावती की विरहानुभूति की अवस्था में ही हीरामन तोता उससे मिलने वहां पहुंचता है, जिससे पद्मावती को बहुत ही संतोष मिला। हीरामन ने उसको अब तक की पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर पद्मावती को पहले तो बहुत ही गर्व हुआ कि योगी उसके योग्य नहीं है, किंतु हीरामन के मुख से रत्नसेन की अत्यधिक प्रशंसा सुनकर उसका हृदय पिघल गया। उसने हीरामन से वादा किया कि मैं वसंत पूजा के बहाने रत्नसेन से मिलूंगी। हीरामन ने की यह सूचना रत्नसेन को पहुंचा दी। इसके बाद का खंड है वसंत खंड। वसंत पंचमी आने पर पद्मावती अपनी सखियों के साथ मंदिर आई और अपने वर के लिए मनौती करने लग गई। सखियों ने उनसे क्या कहा कि यहाँ पर योगियों का एक समूह ठहरा हुआ है। उनका गुरु जो है वो 32 लक्षणों से युक्त कोई राजकुमार प्रतीत होता है। पद्मावती वहां पे गई और रत्नसेन ने जैसे ही पद्मावती को देखा और उसके सौंदर्य को की झलक को पा करके रत्नसेन वहां पे बेहोश हो गया। पद्मावती उसके माथे पर चंदन लगाया और फिर उसके हृदय पर चंदन से यह लिख करके लौट गई कि हे योगी, तुम भिक्षा लेना नहीं जानते, अब तुम्हें 7वें आकाश पर यानी महल के 7वें खंड पर आना पड़ेगा। रात को पद्मावती ने स्वप्न में क्या देखा कि सूर्य और चंद्रमा का मिलन हुआ है, जिसे उसकी सखियों ने उसे शुभ संकेत बतलाया। इसके बाद का खंड हमारा है राजा रत्नसेन सती खंड। तो रत्नसेन जब होश में आया तब उसे पद्मावती को वहाँ अपने पास नहीं देखा तो और उसे बहुत दुख हुआ इस बात से और अपने आप को धिक्कारने लगा और अपने चिंता में और क्या किया कि मैं चिंता में क्या बोला कि मैं जल कर मर जाऊंगा और मैं कि जिस पद्मावती कारण मैं योग रूप धारण किया था वो मुझे नहीं मिली। तो भगवान हनुमान ने शिव को बतलाया कि आपके मंडप में जाकर राजा आत्महत्या कर रहा है। पार्वती महेश खंड इसके बाद है। इसमें मंडप में रत्नसेन के जलने की बात सुनकर शिव पार्वती वहां उपस्थित हुए और उसने जलने का कारण पूछा तो कारण ज्ञात होने पर पार्वती ने उसकी परीक्षा ली, जिसमें रत्नसेन खड़ा होता। शिव ने राजा को आश्वासन देते हुए क्या बतलाया कि सिंघलगढ़ जो है उसी प्रकार टेढ़ा है जैसे तुम्हारा शरीर। यदि तुम साहस पूर्वक दुर्ग पर चढ़ने का प्रयास करोगे तो पद्मावती के पास पहुंच सकते हो। यह तभी हो सकता है जब तुम प्राणों का मोह त्याग करके इस दिशा में प्रयास करोगे। इसके बाद कहा है राजा गढ़ छेका खंड। ठीक है। रत्नसेन को शिव जी ने एक सिद्धि गुटका भी प्रदान किया था। रत्नसेन ने गणेश का स्मरण करके अपने चेलों के साथ 7 गढ़ को घेर लिया था। इससे कोहराम मच गया और इसकी सूचना गंधर्व सेन तक पहुंच गई। राजा ने दूत भेज करके इस व्यवहार का कारण पूछा और कहा कि योगी यहाँ से लौट जाए। रत्नसेन ने उत्तर दिया कि मैं पद्मावती रूपी भिक्षा प्राप्त करने आया हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया, लेकिन उसने योगियों को नहीं मरवाया क्योंकि उनके मंत्रियों का परामर्श जो था उसके विरुद्ध था।
रत्नसेन अपनी वियोग व्यथा एक पत्र में लिखकर हीरामन के माध्यम से पद्मावत को भेज दी और वीरा से प्रीति पद्मावती जो है वो भी उत्तर में एक पत्र रत्नसेन को भेजा और बताया कि तुम मुझे अब जीवन की बाजी लगाकर ही प्राप्त कर सकते हो। पद्मावती का संदेश पाकर के रत्नसेन को मानो पुनर्जीवन मिल गया हो और वह गढ़ द्वार खोलकर ऊपर चढ़ गया। चारों ओर शोर क्या मच गया कि गढ़ में कोई चोर घुस आए हैं। इसके बाद 30वां खंड है नागमती वियोग खंड। तो नागमती वियोग खंड में रत्नसेन के वियोग में तरसती हुई नागमती की जो विवशता है उसको जयसी ने 30वें खंड में बड़ा ही मार्मिक रूप से वर्णन किया है। उनका शरीर सूख कर कांटे जैसा हो गया था और उनके मुंह से हमेशा एक आवाज निकलती रहती थी। तो 12 मासा वर्णन के माध्यम से जयसी ने इस तथ्य का बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया है कि नागमती की वर्ष के 12 महीने में कैसी कातर दशा रही है। तो नागमती संदेश खंड में नागमती वियोग में घूम घूम कर रोती हुई इधर उधर भटकती रहती थी, लेकिन उसकी दशा को किसी को भी अपनी दशा नहीं बतलाती थी। तो अंत में एक पक्षी को उस पर दया आ गई और उसने पूछा कि तुम्हें क्या दुख है जिसके कारण तुम रात में भी सोने के स्थान पर इस प्रकार तड़पती रहती हो। नागमती ने उसे अपनी दयनीय स्थिति बतलाई और यह भी बतलाया कि रत्नसेन की माता भी पुत्र वियोग में उसी प्रकार तड़प कर मर रही है जैसे श्रवण कुमार के वियोग में उसके माता पिता मर गए थे। तो वह पक्षी नागमती के वियोग संदेश को लेकर के सिंघलगढ़ गया और जहाँ पर उसके वीरा की आग में वहाँ की वस्तुएं जो थी वो जलने लग गई और भाग्यवश रत्नसेन भी शिकार खेलता हुआ वहाँ पहुँचा और उसने यह वियोग संदेश सुना। तो और संदेश सुनकर रत्नसेन का मन जो है वो चित्तौड़ लौटने के लिए व्याकुल हो गया। उसे उदास देकर गंधर्व सेन ने उसका कारण पूछा। इसके बाद का जो खंड है वो है रत्नसेन विदाई खंड। रत्नसेन ने गंधर्व सेन को सारी बातें बतलाई चित्तौड़ में कि उसका भाई उसके सिंहासन पर कब्जा करने की फिराक में है, इस प्रकार उसे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए जाना होगा। गंधर्व सेन ने कहा कि वह एक राजा होने के नाते इस संकट को समझ सकता है। उसने और पद्मावती ने उसे समझा बुझा कर रोकने का प्रयास भी किया, किंतु रत्नसेन पर उनका कोई या कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। हार कर गंधर्व सेन ने उसे रत्नसेन को बहुत सा धन और उपहार दे करके पद्मावती को उसके साथ विदा कर दिया। इस अपार द्रव्य को देख करके रत्नसेन गर्व से भर उठा। उसी समय समुद्र जो है वो एक ब्राह्मण के रूप में उससे दान लेने के लिए आया, ठीक है। और इसमें रत्नसेन क्या था कि वो लोभ के प्रभाव के कारण उसे मना कर दिया। इसके बाद का जो खंड है वो है देश यात्रा खंड। तो दान नहीं मिलने के कारण समुद्र जो है वो रत्नसेन से रुष्ट हो गया। रत्नसेन के जहाज जो थे वो अभी आधे मार्ग पे ही पहुंचे थे कि तेज तूफान आ गया और तूफान के कारण जहाज जो है वो गंभीर भंवर में डूब गया और रत्नसेन के साथ साथ उसके साथी भी इधर उधर हो गए थे। इसके बाद है लक्ष्मी समुद्र खंड। तो इस खंड के अंतर्गत क्या दिखाया गया है कि इसमें जब समुद्र में डूबने के कारण पद्मावती बेहोश होकर के बहती जा रही थी, इसमें उस समय समुद्र की पुत्री लक्ष्मी ने उसे पकड़ लिया और सचेत किया, लेकिन होश आने पर पद्मावती सती होने का आग्रह करने लगी, लेकिन लक्ष्मी को उस पर दया आ गई और इसलिए उसने पद्मावती और रत्नसेन का मिलन करवा दिया। समुद्र से उपहार स्वरूप बहुत से रत्न लेकर के वे फिर से चित्तौड़ की ओर चल दिए। इसके बाद का खंड है चित्तौड़ आगमन खंड है। तो रत्नसेन के चित्तौड़ लौटते ही हर तरफ खुशियों की बौछार होने लग गई। नागमती को भी उसकी प्रसन्नता की भी कोई सीमा ही नहीं थी। तो रात के समय राजा नागमती के समीप गया। नागमती पद्मावती विवाद खंड इसके बाद था। इसमें ईर्ष्या भाव के कारण नागमती और पद्मावती के जो विवाद जो है उसमें विवाद छिड़ गया। रत्नसेन ने प्रेम पूर्वक वचनों के माध्यम से दोनों को शांत किया। रत्नसेन संतति खंड है। इस खंड में नागमती के द्वारा नागसेन को और पद्मावती के द्वारा कंवल सेन को जन्म देने का वर्णन किया गया। याद रखिएगा, नागमती के पुत्र में देखा जाए नागसेन और पद्मावती के पुत्र में कंवल सेन जो है इसका वर्णन है। इसके बाद है राघव चेतन देश निकाला खंड।
इस खंड में पद्मावती के साथ उसके मायके के राघव चेतन नामक एक विद्वान आया था, जो रत्नसेन के दरबार में रहता था। उसने अपने ज्योतिष ज्ञान से पूर्णिमा एक दिन पहले ही घोषित कर दी और योग विद्या से दिखला भी दिखा दिया। इस छल का पता लगने पर रत्नसेन ने उसे चित्तौड़ से निकाल दिया और पद्मावती ने उसे एक उपहार दिया कि ताकि वह कुछ अनिष्ट ना कर सके। पर राघव चेतन दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन से जाकर के मिल गया और राघव चेतन दिल्ली आगमन खंड में जानेंगे। दिल्ली जाकर के राघव चेतन ने अलाउद्दीन का मन स्त्रियों के रूप की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। उसने सुल्तान से सिंघल द्वीप की पद्मिनी स्त्रियों के सौंदर्य की प्रशंसा की। जिसके बाद का खंड है स्त्री विभेद वर्णन खंड। इस खंड में राघव चेतन के द्वारा सुल्तान अलाउद्दीन को पद्मिनी, चरित्रिणी, संखिनी और हस्तिनी वर्गों की स्त्रियों के लक्षण सुनाए जाते हैं। इसमें पद्मावती रूप चर्चा खंड है। इसमें राघव चेतन ने अलाउद्दीन को पद्मावती का नक्शिक वर्णन सुनाया, जिसे सुनते ही अलाउद्दीन बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने पद्मावती को प्राप्त करने का निश्चय किया और राघव चेतन को बहुत सा पुरस्कार भी दिया। अलाउद्दीन ने सरजा के माध्यम से रत्नसेन को पत्र भिजवाया कि वह पद्मावती को अलाउद्दीन को सौंप दे। बादशाह चढ़ाई खंड है। इसके बाद है अलाउद्दीन के पत्र को पढ़कर रत्नसेन को बहुत क्रोधित हो गया। जब जवाब में उन्होंने सुल्तान को संदेश भिजवाया कि वह चाहे तो आक्रमण कर दे, मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। सुल्तान ने आक्रमण की तैयारी कर ली। दूसरी ओर रत्नसेन ने भी अपनी सेना तैयार कर ली। इसके बाद का दृश्य हम जो है आगे समझें। राजा बादशाह युद्ध खंड है, इसको समझेंगे अब। तो अलाउद्दीन और रत्नसेन की सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई और भयंकर युद्ध होने लग गया। अलाउद्दीन की विशाल सेना का सामना करने में स्वयं को असमर्थ पाकर रत्नसेन ने अपने दुर्ग की शरण ले ली। अलाउद्दीन ने किले का घेरा डाल दिया और दुर्ग की ओर तोपों के गोलों और तीरों की वर्षा करने लग गया। भीतर से रत्नसेन की सेना ने भी इस आक्रमणों का भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इस प्रकार युद्ध चलते हुए 12 वर्ष बीत गए, लेकिन निर्णय कुछ भी नहीं निकला। सुल्तान को दिल्ली लौटने का बुलावा आने लग गया। इसके बाद है राजा बादशाह नीलखंड। इसके बाद बादशाह ने युद्ध बंद करके सरजा की संधि करने के लिए भेजा। सरजा ने बादशाह को संधि की सूचना भिजवा दी। अलाउद्दीन ने किला देखने की इच्छा व्यक्त की और रत्नसेन ने उसको भोजन पर आमंत्रित कर लिया। बादशाह भोज खंड इसके बाद है। इस खंड में बादशाह के नियंत्रण भोज के लिए बनाए गए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे मांस, मछली, चावल, सब्जी सभी का विस्तृत वर्णन किया गया इसमें। इसके बाद का जो खंड है वो है चित्तौड़गढ़ वर्णन खंड। भोजन के बाद बादशाह जो है वो प्रातःकाल दुर्ग देखने के लिए गया और वहाँ की समृद्ध चीज को देख करके विस्मित हो गया। गोरा और बादल ने रत्नसेन को समझाया कि वो बादशाह से ज्यादा हेल मेल ना बढ़ाए, लेकिन राजा ने उनकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। भोजन करते हुए अलाउद्दीन ने पद्मावती की एक झलक पाने के लिए परेशान रहा। अंत में राजा के साथ शतरंज खेलते हुए उसके समीप रखे गए दर्पण में पद्मावती का प्रतिबिंब देख लिया और वहीं बेहोश हो गया। रत्नसेन बंद खंड है। इसमें क्या हुआ कि भोजन के बाद रत्नसेन जब अलाउद्दीन को विदा करने के लिए दुर्ग के द्वार तक उसके साथ आया तो अलाउद्दीन ने उसे छल पूर्वक बंदी बना लिया। पद्मावती नागमती विलाप खंड है। इसमें इस खंड में रत्नसेन को बंदी बनाने ले जाने पर नागमती और पद्मावती के द्वारा विलाप करने का मार्मिक वर्णन किया गया है। इसमें बाद हम लोग समझेंगे देवपाल द्वितीय खंड। देवपाल द्वितीय खंड में कुंभलनेर का देवपाल नामक राजा जो है वो रत्नसेन के प्रति शत्रुता का भाव रखता था। रत्नसेन के बंदी होने का समाचार पाकर के उसने कुमुदनी नामक दूती को पद्मावती को फुसला करके कुंभलनेर ले आने के लिए भेजा गया था। दूती ने पद्मावती को बतलाया कि वह सिंघल द्वीप की है और उसके पिता के पुरोहितों की पुत्री है। बाद में जब उसने पद्मावती को फुसलाना चाहा तो उसके उद्देश्य को जानकर पद्मावती ने उसे भगा दिया। इसके बाद है बादशाह द्वितीय खंड। सुल्तान अलाउद्दीन ने भी एक नर्तकी को दूती के रूप में पद्मावती के पास भेजा था
ताकि वह पद्मावती को मानसिक तौर पर उससे विवाह करने के लिए तैयार कर सके। वह नर्तकी एक जोगिन के वेश में चित्तौड़ पहुंची और पद्मावती पर प्रभाव जमाने में सफल हो गई, लेकिन जैसे ही उसका रहस्य खुला उसे भगा दिया गया वहां से। इसके बाद है पद्मावती गोरा बादल संवाद खंड है। तो रत्नसेन के बंदी बनाए जाने पर दुखी पद्मावती उसकी मुक्ति के लिए बहुत से वीरों और सामंतों से मिली। अंत में उन्होंने गोरा और बादल ने राजा को छुड़ा लाने का वचन दिया और पान का बीड़ा खाकर उन्होंने अपना उत्तरदायित्व ले लिया। उन्होंने गोरा बादल युद्ध यात्रा खंड में बादल की माता ने बादल को युद्ध पर जाने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने इस प्रकार देखा जाए अपने कथनों से माता को क्या समझाया कि बादल का अभी विवाह हुआ ही है। उसकी पत्नी ने भी उसे नहीं जाने की जिद की, किंतु वह भी बादल को उसके संकल्प से विचलित नहीं कर पाई। फिर है गोरा बादल युद्ध खंड। इसमें क्या है कि गोरा और बादल जो है छल का जवाब छल से देने का निश्चय किया। उन्होंने 1600 पालकियां तैयार करा करके उसमें हथियारों से भरी हुई योद्धा को बैठा दिया गया उसमें, और एक पालकी को पद्मावती के नाम से सजा करके उसमें एक लोहार बैठा दिया गया उसमें, और यह कहते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े कि रानी पद्मावती दिल्ली जा रही है। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बंदीगिरी के अधिकारी को रिश्वत दे करके अपनी ओर मिला लिया और उसके माध्यम से सुल्तान को संदेश पहुंचाया कि पद्मावती आपके पास आने से पूर्व रत्नसेन से मिलकर उसे दुर्ग की चाबियां सौंपना चाहती है। सुल्तान से आज्ञा मिलने के बाद उसके बाद लोहार ने राजा को क्या किया, राजा के बंधन को काट दिया और रत्नसेन को लेकर के बादल जो वो चित्तौड़ की ओर रवाना हो गया। इस योजना का रहस्य खुलने पर अलाउद्दीन की सेना ने रत्नसेन का पीछा करना चाहा, किंतु बादल का चाचा गोरा अपने साथियों के साथ उसे तब तक आगे बढ़ने से रोके रहा जब तक रत्नसेन चित्तौड़ नहीं पहुंच गया। अंत में गोरा वीर गति को प्राप्त हो गया। इसके बाद है बंधन मोक्ष पद्मावती मिलन खंड। रत्नसेन के छूट आने की प्रसन्नता में पद्मावती ने बादल के कंधों की पूजा की, साथ ही उसने घोड़े के पैरों को अपने हाथ से दबा करके कृतज्ञता और हर्ष प्रकट की। मौका मिलने पर उसने रत्नसेन को देवपाल के द्वारा दूती भेजने का समाचार भी सुना दिया। रत्नसेन देवपाल युद्ध खंड जो है, रत्नसेन को देवपाल के द्वारा दूती भेजे जाने का समाचार सुनकर बहुत ही क्रोध आया था और उसने देवपाल पर आक्रमण भी किया। युद्ध में वह स्वयं बुरी तरह से घायल भी हो चुका था, लेकिन देवपाल उनके हाथों मारा गया। चित्तौड़ की ओर लौटते हुए रत्नसेन रास्ते में घायल होने के कारण बेहोश हो गया। राजा रत्नसेन बैकुंठवास है इस खंड में। इसमें चित्तौड़ पहुंचते पहुंचते रत्नसेन का स्वर्गवास हो जाता है। मरते समय उसने गढ़ की रक्षा का भार बादल को सौंप दिया। पद्मावती नागमती सती खंड है इसमें पद्मावती और नागमती दोनों ही रत्नसेन के शव के साथ सती हो जाती है। इस प्रकार की खास जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।